नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे स्टोरी पॉडकास्ट में। चलिए शुरू करते हैं कहानी। गबन भाग 31। लेखक मुंशी प्रेमचंद। षोडशी, मृत्यु के बाद का 16वां दिन के बाद से जालपा ने रतन के घर आना जाना कम कर दिया था। केवल एक बार घंटे 2 घंटे के लिए चली जाया करती थी। इधर कई दिनों से मुंशी दयानाथ को ज्वर, बुखार आने लगा था। उन्हें ज्वर में छोड़कर कैसे जाती? मुंशी जी को जरा भी ज्वर आता तो वो बकझक करने लगते थे। कभी गाते, कभी रोते, कभी यमदूतों को अपने सामने नाचते देखते। उनका जी चाहता कि सारा घर मेरे पास बैठा रहे, संबंधियों को भी बुला लिया जाए, जिसमें वह सबसे अंतिम भेंट कर ले, क्योंकि इस बीमारी से बचने की उन्हें आशा न थी। यमराज स्वयं उनके सामने विमान लिए खड़े थे। जागेश्वरी और सब कुछ कर सकती थी, पर उनकी बकझक न सुन सकती थी। ज्यों ही वह रोने लगते, वो कमरे से निकल जाती। उसे भूत बाधा का भ्रम होता था। मुंशी जी के कमरे में कई समाचार पत्रों के फाइल थे। यही उन्हें एक व्यसन था। जालपा का जी वहां बैठे बैठे घबराने लगता तो इन फाइलों को उलट पलट कर देखने लगती। एक दिन उसने एक पुराने पत्र में शतरंज का एक नक्शा देखा, जिसे हल कर देने के लिए किसी सज्जन ने पुरस्कार भी रखा था। उसे ख्याल आया कि जिस ताक पर रमानाथ की बिसात और मुहरे रखे हुए हैं, उस पर एक किताब में कई नक्शे भी दिए हुए हैं। वह तुरंत दौड़ी हुई ऊपर गई और वह कॉपी उठा लाई। ये नक्शा उस कॉपी में मौजूद था, और नक्शा ही न था, उसका हल भी दिया हुआ था। जालपा के मन में सहसा ये विचार चमक पड़ा, इस नक्शे को किसी पत्र में छपा दूं तो कैसा हो? शायद उनकी निगाह पड़ जाए। यह नक्शा इतना सरल तो नहीं है कि आसानी से हल हो जाए। इस नगर में जब कोई उनका सानी, बराबरी का नहीं है, तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत नहीं हो सकती जो ये नक्शा हल कर सके। कुछ भी हो, जब उन्होंने यह नक्शा हल किया है तो इसे देखते ही फिर हल कर लेंगे। जो लोग पहली बार देखेंगे, उन्हें 2-1 दिन सोचने में लग जाएंगे। मैं लिख दूंगी कि जो सबसे पहले हल कर ले, उसी को पुरस्कार दिया जाए। जुआ तो है ही, उन्हें रुपए न भी मिले तो भी इतना तो संभव है ही कि हल करने वालों में उनका नाम भी हो। कुछ पता लग जाएगा। कुछ भी न हो तो रुपए ही तो जाएंगे। 10 रुपए का पुरस्कार रख दूं। पुरस्कार कम होगा तो कोई बड़ा खिलाड़ी इधर ध्यान न देगा। ये बात भी रमा के हित की ही होगी। इसी उधेड़बुन में वो आज रतन से न मिल सकी। रतन दिन भर तो उसकी राहत देखती रही। जब वह शाम को भी न गई तो उससे रहा न गया। आज वह पतिशोक के बाद पहली बार घर से निकली। कहीं रौनक न थी, कहीं जीवन न था, मानो सारा नगर शोक मना रहा हो। उसे तेज मोटर चलाने की धुन थी, पर आज वह तांगे से भी कम गति से जा रही थी। एक वृद्धा को सड़क के किनारे बैठे देखकर उसने मोटर रोक दी और उसे 4 आने दे दिए। कुछ आगे और बढ़ी तो 2 कांस्टेबल एक कैदी को लिए जा रहे थे। उसने मोटर रोककर एक कांस्टेबल को बुलाया और उसे 1 रुपया देकर कहा, इस कैदी को मिठाई खिला देना। कांस्टेबल ने सलाम करके रुपया ले लिया। दिल में खुश हुआ। आज किसी भाग्यवान का मुंह देखकर उठा था। जालपा ने उसे देखते ही कहा, क्षमा करना बहन, आज मैं न आ सकी। दादाजी को कई दिन से ज्वर आ रहा है। रतन ने तुरंत मुंशी जी के कमरे की ओर कदम उठाया और पूछा, यही है न? तुमने मुझसे न कहा। मुंशी जी का ज्वर इस समय कुछ उतरा हुआ था। रतन को देखते ही बोले, बड़ा दुख हुआ देवी जी, मगर ये तो संसार है। आज एक की बारी है, कल दूसरे की बारी है। यही चलचलाव लगा हुआ है। अब मैं भी चला, नहीं बच सकता। बड़ी प्यास है, जैसे छाती में कोई भट्ठी जल रही हो, फूंका जाता हूं। कोई अपना नहीं होता बाई जी, संसार के नाते सब स्वार्थ के नाते हैं। आदमी अकेला हाथ पसारे एक दिन चला जाता है। हाय हाय, लड़का था वह भी हाथ से निकल गया, न जाने कहां गया। आज होता तो एक पानी देने वाला तो होता। ये 2 लौंडे हैं,
इन्हें कोई फिक्र ही नहीं, मैं मर जाऊं या जी जाऊं। इन्हें 3 वक्त खाने को चाहिए, 3 दफे पानी पीने को, बस और किसी काम के नहीं। यहां बैठते दोनों का दम घुटता है। क्या करूं? अब की न बचूंगा। रतन ने तस्कीन, दिलासा दी, ये मलेरिया है, 2-4 दिन में आप अच्छे हो जाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं। मुंशी जी ने दीन नजरों से देखकर कहा, बैठ जाइए बहू जी। आप कहती हैं, आपका आशीर्वाद है तो शायद बच जाऊं, लेकिन मुझे तो आशा नहीं है। मैं भी ताल ठोककर यमराज से लड़ने को तैयार बैठा हूं। अब उनके घर मेहमानी खाऊंगा। अब कहां जाते हैं बचकर बच्चा, ऐसा ऐसा रगड़ू कि वह भी याद करें। लोग कहते हैं वहां भी आत्माएं इसी तरह रहती हैं, इसी तरह वहां भी कचहरियां हैं, हाकिम है, राजा है, रंक है, व्याख्यान होते हैं, समाचार पत्र छपते हैं। फिर क्या चिंता है, वहां भी अहलमद हो जाऊंगा, मजे से अखबार पढ़ा करूंगा। रतन को ऐसी हंसी छूटी कि वहां खड़ी न रह सकी। मुंशी जी विनोद के भाव से ये बातें नहीं कर रहे थे। उनके चेहरे पर गंभीर विचार की रेखा थी। आज 1.5-2 महीने के बाद रतन हंसी, और इस असामयिक हंसी को छिपाने के लिए कमरे से निकल आई। उसके साथ ही जालपा भी बाहर आ गई। रतन ने अपराधी नजरों से उसकी ओर देखकर कहा, दादाजी ने मन में क्या समझा होगा? सोचते होंगे मैं तो जान से मर रहा हूं और इसे हंसी सूझती है। अब वहां न जाऊंगी, नहीं तो ऐसी ही कोई बात फिर कहेंगे तो मैं बिना हंसे न रह सकूंगी। देखो तो आज कितनी बेमौका हंसी आई है। वो अपने मन को इस उच्छृंखलता के लिए धिक्कारने लगी। जालपा ने उसके मन का भाव ताड़कर कहा, मुझे भी अक्सर इनकी बातों पर हंसी आ जाती है बहन। इस वक्त तो इनका ज्वर कुछ हल्का है, जब जोर का ज्वर होता है तब तो यह और भी उलझुल बकने लगते हैं। उस वक्त हंसी रोकनी मुश्किल हो जाती है। आज सवेरे कहने लगे, मेरा पेट भक हो गया, मेरा पेट भक हो गया। इसकी रट लगा दी। इसका आशय क्या था न मैं समझ सकी, न अम्मा समझ सकी, पर वह बराबर यही रट जाते थे। पेट भक हो गया, पेट भक हो गया, आओ कमरे में चले। रतन, मेरे साथ न चलोगी? जालपा, आज तो न चल सकूंगी। बहन, कल आओगी? कह नहीं सकती। दादा का जी कुछ हल्का रहा तो आऊंगी। नहीं भाई, जरूर आना। तुमसे एक सलाह करनी है। क्या सलाह है? मन्नी मणिभूषण कहते हैं, यहां अब रहकर क्या करना है, घर चलो। बंगले को बेच देने को कहते हैं। जालपा ने एकाएक ठिठक कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, ये तो तुमने बुरी खबर सुनाई। बहन, मुझे इस दशा में तुम छोड़कर चली जाओगी? मैं न जाने दूंगी। मन्नी से कह दो बंगला बेच दें, मगर जब तक उनका, रमानाथ का, कुछ पता न चल जाएगा मैं तुम्हें न छोड़ूंगी। तुम कुल 1 हफ्ते बाहर रही, मुझे एक एक पल पहाड़ हो गया। मैं न जानती थी कि मुझे तुमसे इतना प्रेम हो गया है। अब तो शायद मैं मर ही जाऊं। नहीं बहन, तुम्हारे पैरों पड़ती हूं, अभी जाने का नाम न लेना। रतन की भी आंखें भर आई। बोली, मुझसे भी वहां न रहा जाएगा, सच कहती हूं। मैं तो कह दूंगी, मुझे नहीं जाना है। जालपा उसका हाथ पकड़े हुए ऊपर अपने कमरे में ले गई और उसके गले में हाथ डालकर बोली, कसम खाऊं कि मुझे छोड़कर न जाओगी। रतन ने उसे अंकवार बाहों में लेकर कहा, लो, कसम खाती हूं, न जाऊंगी, चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए। मेरे लिए वहां क्या रखा है? बंगला भी क्यों बेचूं? 250 मकानों का किराया है, हम दोनों के गुजर के लिए काफी है। मैं आज ही मन्नी से कह दूंगी, मैं न जाऊंगी। सहसा फर्श पर शतरंज के मुहरे और नक्शे देखकर उसने पूछा, ये शतरंज किसके साथ खेल रही थी? जालपा ने शतरंज के नक्शे पर अपने भाग्य का पासा फेंकने की जो बात सोची थी वो सब उससे कह सुनाई। मन में डर रही थी कि ये कहीं इस प्रस्ताव को व्यर्थ न समझे, पागलपन न ख्याल करे, लेकिन रतन सुनते ही बाग बाग हो गई। बोली,
₹10 तो बहुत कम पुरस्कार है। ₹50 कर दो। रुपए मैं देती हूं। जालपा ने शंका की, लेकिन इतने पुरस्कार के लोभ से कहीं अच्छे शतरंजबाजों ने मैदान में कदम रखा तो। रतन ने दृढ़ता से कहा, कोई हर्ज नहीं। बाबूजी की निगाह पड़ गई तो वो इसे जरूर हल कर लेंगे और मुझे आशा है कि सबसे पहले उन्हीं का नाम आवेगा। कुछ न होगा तो पता तो लग ही जाएगा। अखबार के दफ्तर में तो उनका पता आ ही जाएगा। तुमने बहुत अच्छा उपाय सोच निकाला है। मेरा मन कहता है इसका अच्छा फल होगा। मैं अब मन की प्रेरणा की कायल हो गई हूं। जब मैं इन्हें लेकर कलकत्ता चली थी, उस वक्त मेरा मन कह रहा था यहां जाना अच्छा न होगा। जालपा, तो तुम्हें आशा है पूरी। मैं कल सवेरे रुपए लेकर आऊंगी तो मैं आज खत लिख रखूंगी। किसके पास भेजूं? वहां का कोई प्रसिद्ध पत्र होना चाहिए। वहां तो प्रजामित्र की बड़ी चर्चा थी। पुस्तकालयों में अक्सर लोग उसी को पढ़ते नजर आते थे, तो प्रजामित्र ही को लिखूंगी। लेकिन रुपए हड़प कर जाए और नक्शा न छापे तो क्या होगा क्या? ₹50 ही तो ले जाएगा। दमड़ी की हंडिया खोकर कुत्तों की जात तो पहचान ली जाएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। जो लोग देशहित के लिए जेल जाते हैं, तरह तरह की धौन सहते हैं, वे इतने नीच नहीं हो सकते। मेरे साथ आधा घंटे के लिए चलो तो तुम्हें इसी वक्त रुपए दे दूं। जालपा ने नीमराजी, आधी रजामंदी होकर कहा, इस वक्त कहाँ चलूं? कल ही आऊंगी। उसी वक्त मुंशी जी पुकार उठे, बहू बहू। जालपा तो लपकी हुई उनके कमरे की ओर चली। रतन बाहर जा रही थी कि जागेश्वरी पंखा लिए अपने को झलती हुई दिखाई पड़ गई। रतन ने पूछा, तुम्हें गर्मी लग रही है अम्मान जी? मैं तो ठंड के मारे कांप रही हूं। अरे, तुम्हारे पांवों में ये क्या उजला उजला लगा हुआ है? क्या आटा पीस रही थी? जागेश्वरी ने लज्जित होकर कहा, हाँ, वैद्य जी ने इन्हें हाथ के आटे की रोटी खाने को कहा है। बाजार में हाथ का आटा कहाँ मयस्सर। मोहल्ले में कोई पिसनहारी नहीं मिलती। मजूरी ने तक चक्की से आटा पिसवा लेती है। मैं तो एक आना सेर देने को राजी हूं, पर कोई मिलती ही नहीं। रतन ने अचंभे से कहा, तुमसे चक्की चल जाती है? जागेश्वरी ने झेंप से मुस्कुराकर कहा, कौन बहुत था? पाव भर तो 2 दिन के लिए हो जाता है। खाते नहीं एक कौर भी। बहू पीसने जा रही थी, लेकिन फिर मुझे उनके पास बैठना पड़ता। मुझे रात भर चक्की पीसना गौण है, उनके पास घड़ी भर बैठना गौण नहीं। रतन जाकर जांत चक्की के पास 1 मिनट खड़ी रही, फिर मुस्कुराकर माची पर बैठ गई और बोली, तुमसे तो अब जांत न चलता होगा मां जी। लाओ थोड़ा सा गेहूं मुझे दो, देखूं तो। जागेश्वरी ने कानों पर हाथ रखकर कहा, अरे नहीं बहू, तुम क्या पीसोगी? चलो यहां से। रतन ने प्रमाण दिया, मैंने बहुत दिनों तक पीसा है मां जी। जब मैं अपने घर थी तो रोज पीसती थी। मेरी अम्मा, लाओ थोड़ा सा गेहूं। हाथ दुखने लगेगा, छाले पड़ जाएंगे। कुछ नहीं होगा मां जी, आप गेहूं तो लाइए। जागेश्वरी ने उसका हाथ पकड़कर उठाने की कोशिश करके कहा, गेहूं घर में नहीं है। अब इस वक्त बाजार से कौन लावे? अच्छा चलिए, मैं भंडारे में देखूं। गेहूं होगा कैसे नहीं। रसोई की बगल वाली कोठरी में सब खाने पीने का सामान रहता था। रतन अंदर चली गई और हांडियों में टटोल अटोल कर देखने लगी। एक हांडी में गेहूं निकल आए। बड़ी खुश हुई, बोली, देखो मां जी, निकले कि नहीं? तुम मुझसे बहाना कर रही थी। उसने एक टोकरी में थोड़ा सा गेहूं निकाल लिया और खुश खुश चक्की पर जाकर पीसने लगी। जागेश्वरी ने जाकर जालपा से कहा, बहू, वो जांत पर बैठी गेहूं पीस रही है। उठाती हूं, उठती ही नहीं। कोई देख ले तो क्या कहे। जालपा ने मुंशी जी के कमरे से निकलकर सांस की घबराहट का आनंद उठाने के लिए कहा, ये तुमने क्या गजब किया अम्मान जी। सचमुच कोई देख ले तो नाक ही कट जाए। चलिए,
जरा देखूं। जागेश्वरी ने विवशता से कहा, क्या करूं? मैं तो समझा कि हार गई, मानती ही नहीं। जालपा ने जाकर देखा तो रतन गेहूं पीसने में मग्न थी। विनोद के स्वाभाविक आनंद से उसका चेहरा खिला हुआ था। इतनी ही देर में उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई थी। उसके बलिष्ठ हाथों में जांत लट्टू के समान नाच रहा था। जालपा ने हंसकर कहा, ओरी, आटा महीन हो, नहीं तो पैसे न मिलेंगे। रतन को सुनाई न दिया। बहरों की भांति अनिश्चित भाव से मुस्कुराई। जालपा ने और जोर से कहा, आटा खूब महीन पीसना, नहीं तो पैसे न पाएगी। रतन ने भी हंसकर कहा, जितना महीन कहिए उतना महीन पीस दूं, बहूजी। पिसाई अच्छी मिलनी चाहिए। जालपा, धौले सेर। मूल शब्द धौले यानी सफेद साफ। रतन, धौले सेर सही। जालपा, मुंह धो आओ। धौले सेर मिलेंगे। रतन, मैं ये सब पीस कर उठूंगी। तुम यहां क्यों खड़ी हो? जालपा, आ जाऊं, मैं भी खिंचवा दूं। रतन, जी चाहता है कोई जांत का गीत गाऊं। जालपा, अकेले कैसे गाओगी? जागेश्वरी से, अम्मा, आप जरा दादाजी के पास बैठ जाएं, मैं अभी आती हूं। जालपा भी जांत पर जा बैठी और दोनों जांत का ये गीत गाने लगी। मोहे जोगन बना के कहा गए रे जोगिया। दोनों के स्वर मधुर थे। जांत की घुमुर घुमुर उनके स्वर के साथ साज का काम कर रही थी। जब दोनों एक कड़ी गाकर चुप हो जाती तो जांत का स्वर मानव कंठ ध्वनि से रंजित होकर और भी मनोहर हो जाता था। दोनों के हृदय इस समय जीवन के स्वाभाविक आनंद से पूर्ण थे। न शोक का भार था, न वियोग का दुख। जैसे दो चिड़िया प्रभात की अपूर्व शोभा से मग्न होकर चहक रही हों।